अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला देखेंगे। कल हमने 5 बुनियादी जो एटॉमिक मॉडल्स थे उनको स्टडी किया था। तो उनमें से थर्ड वन आपके पास रदरफोर्ड था मॉडल था। जे जे थॉमसन के बाद इन्होंने बताया कि क्या तब्दीलियां इन्होंने सजेस्ट की, वो मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूँ। इनके मुताबिक था कि एटम जो होगा वो आपके पास उसके पास स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस था, जबकि जे थॉमसन वाले में न्यूक्लियस का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सब के सब कंसेंट्रिक होंगे इन द न्यूक्लियस, यानी कि एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे मुर्तकिज होंगे और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होंगे। तो ये चीज एक तरह से ऑनर जाता है कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ठीक होगी बात। अब जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उससे एटम को स्टेबिलिटी मिलती है। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं हो सकते, ये भी इनके मॉडल का एक हिस्सा था। अब जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं हो सकते तो वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं क्लोज ऑर्बिट में, और वहां पे उन पे लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि रोटेशन की वजह से, जो बैलेंस करती है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस को। तो इस वजह से स्टेबिलिटी हम वहां पे समझ पाते हैं। ठीक होगी बात। तो ये बिल्कुल अब वैसे ही था। उन्होंने प्लानिटरी मॉडल से कहा था, डायनेमिक प्लानिटरी मॉडल, जैसे न्यूक्लियस का वही किरदार है जो सन का है, और इंडिविजुअल प्लैनेट्स आपके पास बिल्कुल वैसे भी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स वाला किरदार आप कह सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी अप्रोच थी। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बुनियादी तौर पे एक प्रैक्टिकल था। ये तो बुनियादी तौर पे रेडियो एक्टिविटी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहां से इन्हें पता चला कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं। फिर इन्होंने देखा कि इतना साइज छोटा होता है कि एटम के अंदर घुस सकते हैं। तो वहां से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज थी, बुनियादी तौर में से उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ये था। तो आप जानते हैं कि एटम मोस्टली खाली है, और अल्फा पार्टिकल उस फॉइल में से गुजर सकते हैं विदाउट एप्रिसिएबल डिफ्लेक्शन। मतलब कि अल्फा पार्टिकल एटम में से गुजर सकता है बगैर टक्कर खाए, इतनी उसके अंदर जगह खाली होती है। मगर मगर अगर अल्फा पार्टिकल एक ऐसी सिंथ में जा रहा है कि वो सीधा टक्कर खाए न्यूक्लियस से, फिर वो स्कैटर्ड होगा लार्जर एंगल्स के ऊपर। ठीक है। और अगर हेड ऑन कोलिजन करेगा तो वो वापस भी जा सकता है मुड़ के। तो यहां से, इस सोच से हमने अब जाना है कि भाई वो जो डेविएशन है उसे जरा मेजर किया जाए, उसकी कैलकुलेशन की जाए, जो हमारा टॉपिक है। तो चंद अजम्पशन थे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग के अंदर। वो क्या थे कि आपने अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस को क्या मानना है, पॉइंट चार्ज मानना है। ठीक है। फिर आपने कहना है कि जो आपके पास स्कैटरिंग है वो आपके वक्त कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से है, यानी आपके पास अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल आपके पास हीलियम न्यूक्लियाई होता है, मगर ऐसा हीलियम न्यूक्लियाई यानी जिसपे दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, दो प्रोटॉनों वाला चार्ज, और आपके पास पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस आ जाएगा। दो सिमिलर पॉजिटिव हो गए तो जाहिर है वो रिपल्सिव फोर्स लगेगी। फिर हमने मानना है न्यूक्लियस इतना मैसिव है कि अगर कोलिजन भी होती है तो वो आपने यानी वो मूव नहीं करता इस इंटरेक्शन की वजह से। फिर अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकता न्यूक्लियर रीजन के अंदर। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन न्यूक्लियर फोर्सेस वहां पे इन्वॉल्व होती हैं। आपके पास बिल फर्ज अगर आप इस तस्वीर से देखें तो आर डिस्टेंस है, ओ पॉइंट पे आपका न्यूक्लियस पड़ा है, आर पॉइंट पे आपका अल्फा पार्टिकल है। तो आपकी दूरी जो है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बीच में वो आर है, और आप देखो जो फोर्स लग रही है वो इस रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में लग रही है। समझ रहे हैं इस तस्वीर को? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर देखें तो 1/r² भी आपको यहां से समझ आ जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल एक हाइपरबोला बनाएगा न्यूक्लियस के आउटर फोकस के साथ, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस तस्वीर में मैस ऑफ द अल्फा पार्टिकल भी समझ आ जाता है। COA तो वो पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं। अब बी क्या है? बी को हम नाम देते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ये वो कम से कम फासला होगा जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब से गुजरेगा जब कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी, यानी न्यूक्लियस से दूर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो अगर बी 0 हो गया तो फिर सीधी हेड ऑन कोलिजन हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये बी आपके पास मिनिमम डिस्टेंस बता रहा है।
जो आपके पास अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में हो सकता है। मगर एक दूरी और भी होती है जिसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेड अप्रोच कहा जाता है। अब जब अल्फा पार्टिकल आ रहा है, मैं कह रहा हूं उसके पास एनर्जी है और वो हेड ऑन कोलिजन करता है। वो कौन सी कोलिजन करेगा? हेड ऑन कोलिजन। उसके पास एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो न्यूक्लियस से एक मखसूस मुकाम पे पहुंचेगा तो न्यूक्लियस इतनी ज्यादा उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा कि उसे स्टॉप कर देगा। उसकी सारी काइनेटिक खत्म हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने एक अजम्पशन रखा ना कि वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। वहां पे आपकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की इंटरेक्शन है, तो वो एक दूर ही रुक जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल जब रुकेगा तो काइनेटिक खत्म, वो एनर्जी जाएगी किसमें? पोटेंशियल में। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, काइनेटिक और पोटेंशियल को बराबर किया हुआ है। तो 1/4πε0 ZE यानी दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट और नीचे डी डी इज आप कह लो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेड अप्रोच। तो यहां से डी निकाला जा सकता है। आप इसे डी को क्रॉस कर दोगे तो ये आपके पास वो आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस हैं, ये मानने वाली समझने वाली बात है। ठीक होगी बात? अब जरा दोबारा से उस तस्वीर को देखते हैं जो अभी हमने ऊपर देखी। अब आपको वही यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर दिखाई दे रहा है, अल्फा तो अल्फा पार्टिकल दिखाई दे रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है। तो अब आप कहेंगे कि लेट से P1 और P2 लीनियर मोमेंटम है अल्फा पार्टिकल का। P1 टक्कर खाने यानी इंटरेक्शन से पहले और P2 इंटरेक्शन के बाद। हम कह देते हैं P1 और P2 बराबर है mv के। ठीक है, और आप यहां से एनर्जी के मामले में देखो तो P1 स्क्वायर ओवर 2m बराबर है P स्क्वायर ओवर 2m। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम वेक्टर के लिहाज से देखें तो आप देखोगे इस तस्वीर के लिहाज से ये आपको डेल्टा P मेंशन किया जा रहा है। इस तस्वीर को मैं यूं बना देता हूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो P1 भी आपको दिख रहा है, P2 भी दिख रहा है। आप देखो मैंने इस पे वेक्टर्स के साइन नहीं डाले, ठीक है, तो मैंने इनका मैग्नीट्यूड सेम माना है कि जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है। P1 का P2 का मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन बदली है। तो अब आप इस फार्मूले से इस तस्वीर से देख सकते हो ट्रायंगल बन गई आपके पास। अगर आप दो साइड्स की रेशियो लेते हो डेल्टा P ओवर साइन थीटा की, तो mv ओवर साइन पाई माइनस थीटा बाई 2। ये पाई माइनस थीटा बाई 2 आपको समझ आ रहा है। यहां से देखो तो डेल्टा P से इस तरफ पाई माइनस थीटा बाई 2 है, इधर भी पाई माइनस थीटा 2 है। टोटल 180 होना था ना, 180 में से कितना निकाल दिया? थीटा निकाल दिया, बाकी कितना बच गया? पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा के फर्दर दो हिस्से हो गए, ठीक है, तो ये वो दो हिस्से आपको दिख रहे हैं हाफ हाफ की सूरत में। तो यहां से डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम निकाली जा सकती है। साइन थीटा दूसरी तरफ जाके ज़रब खा जाएगा, फिर साइन थीटा को दो हिस्सों में तोड़ लिया, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से कट जाएगा, तो 2 mv sin थीटा बाई 2 आ जाएगा, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम जहां पे देख सकते हैं कि जो आपका रेडियस था उसी सिंथ में फोर्स थी, तो आपके पास अल्फा पार्टिकल पे जो सेंट्रल फोर्स लगेगी जाहिर है कूलम लॉ लगा देंगे, 1/4πε0 ZE ओवर r स्क्वायर आ जाएगा। r आप जानते हैं टारगेट न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच की जो दूरी थी इंस्टेंटेनियस। तो अगर आप इस तस्वीर में देखो तो F और डेल्टा P के बीच में एक एंगल फाई दिख रहा है। तो मैंने कहा कि फाई एक इंस्टेंटेनियस एंगल है जो फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के बीच में अल्फा पार्टिकल में। तो इंपल्स चूंकि मोमेंटम की चेंज की सिंथ में होता है तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, तो डेल्टा P F डॉट डेल्टा T आ जाएगा, तो F cos फाई। तो अब आपको समझ आ रही है F cos फाई क्यों लिया है? कि आपने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो R की सिमत में होगा, तो वो अब F cos फाई आप देखेंगे उस ट्रायंगल से, तो F cos फाई आ गया। फिर आपके पास लिमिट t 0 से t इंफिनिटी तक है, यानी टाइम लिमिट जो आपने रखी थी। फिर अगर आप इसके चेंज करते हो d फाई ओवर d फाई से मल्टीप्लाई भी कर देते हो, डिवाइड भी कर देते हो, तो अब इसकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, पाई माइनस थीटा बाई 2 से नेगेटिव के पॉजिटिव तक चला जाएगा। यहाँ पे dt ओवर d फाई बन रहा है। आपने पढ़ा हुआ है ओमेगा d फाई ओवर dt एंगुलर वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये आगे चल के हमने इस्तेमाल करना है। डेल्टा P हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 से, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लाके प्लेस कर दी है। अब जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो मैंने बताया कि रेडियस वेक्टर के अलोंग है, तो कोई टॉर्क नहीं होगा अल्फा पार्टिकल में, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है।
तो जनाब ये वाला एम आर ओमेगा स्केयर ये कांस्टेंट है, तो एम वी बी, बी समझ रहे हैं ना, वो डिस्टेंस था आपके पास, तो एम आर स्केयर डी फाइव बाई डी टी, यहाँ से डी टी ओवर डी फाइव की वैल्यू आप ये प्लेस करेंगे तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा इस चीज के। अच्छा जी, तो अब हमने क्या किया कि अब आपके पास एफ की वैल्यू भी है, डी टी ओवर डी फाइव की वैल्यू भी है, जो हमने यहाँ से निकाल ली, वो दोनों वैल्यूज उठा के मैंने इक्वेशन 3 में प्लेस कर दी है, कलर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, जो कांस्टेंट है उठा के दूसरी तरफ ले गया हूँ, तो वो मैंने जो कलर वही रखे ताकि आपको समझ आ जाए कि वो दूसरी तरफ चली गई हैं चीजें। अब क्या है जनाब कि आपने इनको जस्ट अरेंज करना है थोड़ा सा, तो आपके पास आर स्केयर से कट जाएगा, टू टू से कट जाएगा, बाकी चीजों को मैनेज करके लिख दिया, और इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब आपके पास क्या है जनाब, साइन थीटा बाई 2 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कॉट थीटा बाई 2 होगा, 2 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर बी जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉट थीटा बाई 2। अब आपको बी चाहिए तो बाकी सारी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, तो बी को इधर रखा, बाकी चीजें इस तरफ आ गई, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये 2 2 के साथ 4 हो जाएगा, 1 बाई 2 के साथ वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, तो ये टूल अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे 4 हो गया ना, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करके 1 बाई 2 इसको मैंने काइनेटिक एनर्जी कह दिया। अब ये एक रिलेशन आ गया बी और थीटा का कि भाई आपके पास इंपैक्ट पैरामीटर का स्कैटरिंग एंगल के साथ क्या एंगल होता है, रिलेशन होता है। अगर आप देखो इस टूल को तो डी आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा था, तो ये सारे का सारा वही है, तो इसे डी बाई 2 कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हाफ वैल्यू आ रही है, तो इस तरीके से आप उसको अरेंज कर देंगे। ठीक होगी बात तो जनाब। अब अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के करीब अप्रोच कर रहा है, हम कहते हैं कि वो उसका इंपैक्ट पैरामीटर बी से लेस है, तो उसका स्कैटरिंग एंगल थीटा के बराबर होगा या थीटा से ज्यादा होगा। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अगर थीटा से बी से कम है तो वो थीटा से ज्यादा है, बात समझ गए। तो अगर एग्जैक्ट अगर आप देखो यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके पास वो 90 के एंगल पे जा रहा है, तो हम कहेंगे जो एरिया न्यूक्लियस के गिर्द होगा, जो जिसका कुछ रेडियस होगा इक्वल किसके, इंपैक्ट पैरामीटर के, यानी न्यूक्लियस के गिर्द इंपैक्ट पैरामीटर जितना एक रेडियस अगर आप लेते हो सारी तरफ, तो वो जो एरिया बनाएगा उसे इंटीग्रल क्रॉस सेक्शन कहेंगे। तो आप इसे सिग्मा से जाहिर कर देंगे, पाई बी स्क्वायर आ जाएगा, बात समझ गए। यानी जितना इंपैक्ट पैरामीटर है उसका एक आपने सर्कल बना दिया, तो वो आपका जो क्रॉस सेक्शन बनेगा इंटीग्रल क्रॉस सेक्शन, वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीग्रल क्रॉस सेक्शन, उसकी वैल्यू पाई बी बी स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा जी, तो लेट्स से गोल्ड फॉइल है जिसका सरफेस एरिया ए है, थिकनेस हम टी मान लेते हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, तो आप एन ए टी आपके पास टोटल नंबर ऑफ आ जाएंगे, यानी आपके एन तादाद है, ए एरिया है, टी थिकनेस है, तो उस वॉल्यूम के अंदर जो तादाद होगी NAT आ जाएगी। तो अब आप कहोगे कि जो टारगेट है एरिया है उसे T से नाम दे देंगे उसके अंदर, यानी वो न्यूक्लियाई होंगे जो स्कैटरिंग एंगल थीटा और इंपैक्ट पैरामीटर के बीच में होंगे, तो आप लिख सकते हो कि T बराबर है NAT सिग्मा, यानी कि आपने उस एरिया के अंदर आने वाले सबकी तादाद लिख दी, टोटल तादाद आ गई आपके पास, टारगेट एरिया आ गया। ठीक है, तो आपके पास तादाद आ गई थी यूनिट वॉल्यूम की, उस एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो टारगेट एरिया पता चल गया। अब आप कहोगे फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं थीटा से, तो वो आप कैसे निकालोगे, तो F बराबर आ जाएगा टारगेट एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टारगेट एरिया, तो आप दोनों की रेशियो ले लोगे, ए से कट जाएगा, एन टी सिग्मा आ जाएगा, हम जानते हैं सिग्मा किसके बराबर है, पाई बी स्क्वायर की वो वैल्यू लग जाएगी। फिर हम ये ऊपर बी निकाल के आए इंपैक्ट पैरामीटर, वो सारी वैल्यू लगा देंगे, स्क्वायर खोल के साइड पे कर दिया, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो असल एक्सपेरिमेंट होगा, जो डिटेक्टर है वो तो वो सिर्फ उन अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा जो एक सर्टेन रेंज के अंदर होंगे, थीटा और थीटा प्लस डी थीटा में। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं सारे तो नहीं जाहिर है उस रेंज के अंदर जाएंगे, कुछ वापस जाएंगे, कुछ कम होंगे, तो आपने फ्रैक्शन देखनी है जो वहां से इस यानी आपके पास इस रेंज के अंदर आएगी। तो आप इस इक्वेशन 4 को डिफरेंशियल कर लोगे थीटा के लिहाज से, तो वहां पे सारी चीजें कांस्टेंट है, जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ई, तो इसको तो बाहर कर लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल उठाना होगा, कॉट थीटा बाई 2 कोसेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा आ जाएगा, सिंपलीफाइड वर्जन में लिख दिया मैंने। तो अब आपके पास ये जो आपके सामने ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें फ्लोरिसेंट स्क्रीन आपने प्लेस की है आर दूरी पे, जैसे आप ये देख सकते हैं आर दूरी है, तो आपके पास स्कैटर्ड एंगल जो होगा, यानी जो अल्फा पार्टिकल होंगे, हम कहेंगे आप उन्हें डिटेक्ट करेंगे सिंटिलेशन,
सिंटिलेशन क्या होता है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होती हैं, ये आके हिट करेंगे, वहां पे लाइट प्रोड्यूस होगी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप एक फिनोमेना आएगा, वहां से उतने हिस्से से करंट चलना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके के सिंटिलेटर डिटेक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहा है जो इस रेंज के अंदर हम कहेंगे वो एक जोन ऑफ स्फीयर बन जाएगा। जैसे आप इसे यहाँ पे तो 2D है ना, हकीकत में 3D में आपको ये अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके पास स्फेरिकल सी शेप बनेगी जिसका रेडियस आप समझ सकते हैं, विड्थ कितनी होगी आर डी थीटा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जोन रेडियस कितना हो जाएगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर साइन थीटा आ जाएगा। अब क्या है जनाब, अगर हम के एरिया जो स्क्रीन जिस पे स्टक करेंगे जाके तो ds से नाम दे देंगे 2 पाई r sin थीटा और r d थीटा आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा, और sin थीटा की जगह फिर उसी तरीके से 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा। अब आपके पास मैं कह देता हूँ ni टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थे जो टारगेट के अगेंस्ट के, उनमें से जो स्कैटर्ड हुए उस एंगल पे, मखसूस एंगल पे, वो NIDF थे जो आपने फ्रैक्शन निकाली थी। ठीक है, तो अब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्ट्राइक करेंगे थीटा पे वो कितने हो जाएंगे n थीटा। तो वो जो आपके पास नंबर ऑफ स्कैटर्ड एक मखसूस रेंज के अंदर डिवाइडेड बाय उस एरिया की वैल्यू आ जाएगी, तो वो वैल्यूज प्लेस आ जाएंगी। यहाँ से चीजें सिंप्लीफाई वर्जन में ये आ जाएंगी आपके पास ni क्या है? टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, एन टी पाई जेड यानी टी थिकनेस है, पाई कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, आपका तादाद है, ई चार्ज है, बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी इसकी होगी थी जब आपके पास गाइगर ने कहा था कि हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एटम बनाया था उसकी मेजरमेंट के साथ, तो रदरफोर्ड को यानी क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का। अब यहीं से इसी सोच से हम न्यूक्लियर के डायमेंशन या रेडियस का सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो साइज ऑफ टारगेट न्यूक्लियस है वो इंतहाई कम है, किससे? जो मिनिमम डिस्टेंस था, जो क्लोजेस्ट अप्रोच वाला था। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग है उसकी अपर लिमिट जो होगी वो न्यूक्लियर डायमेंशन जितनी होगी, यानी न्यूक्लियर के रेडियस जितनी होगी। तो आप कह लो कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच है उसमें मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल आपने अल्फा पार्टिकल भेजा है और वो आपके पास स्मॉलेस्ट यानी आर उसको अप्रोच करता है हेड ऑन, और वो 180 वापस आ जाता है टक्कर खा के। अब इस तरह जाहिर है क्लोजेस्ट अप्रोच है तो सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी गई होगी पोटेंशियल के अंदर, जो टूल हमने पहले पढ़ा, ये पढ़ चुके हैं पहले अभी आज के टॉपिक में। तो यहीं से अब आप आर निकाल सकते हैं। मैंने पहले से डी क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस को डी से जाहिर किया था, अब मैंने उसे स्मॉलेस्ट को आर का नाम दे दिया है, तो वो आर लग गया। आर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जनाब आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, वो वैल्यूज प्लेस हो जाएंगी। तो ये 3.8 10 पर -16 इंटू 79 तो उसका गोल्ड का एटॉमिक नंबर लगेगा, तो आर बराबर आ जाएगा 3 इंटू 10 पर -14 मीटर। तो ये गोल्ड न्यूक्लियस का रेडियस आपको मालूम पड़ा, ठीक है, जो कि 10 पर -4 है रेडियस ऑफ द एटम, यानी एज अ होल उसके अंदर ही आता है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। तो इसे सॉरी यहाँ पे मुझे 14 करना है, 4 लिखा हुआ है जी। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।